सो डॉक्टर साहब, इस बार भी हमारा कोरोना प्रोटोकॉल जो है वो पिछली बार की तरह ही रहेगा, पर अब अगर किसी को ये सिम्टम्स लगते हैं, कुछ भी फीवर है या गला खराब के सिम्टम हैं, डॉक्टर के पास कब जाएं और किस तरह के टेस्ट हों? तो सब सुनने में आ रहा है कि ये जो वेरिएंट है जो बाकी कंट्रीज में आया है ये काफी ज्यादा फेटल है, जानलेवा है। एक आम व्यक्ति को अपनी इम्यूनिटी का कैसे ख्याल रखना चाहिए? विद द कमिंग ऑफ द न्यू वेव क्या हमें दोबारा से लगवानी है वैक्सीन? स्पेशल क्वेश्चन मैंने पूछना है बच्चों के बारे में कि बच्चों में ये कैसे बिहेव करता है। दोबारा से हमें सुनने को मिल रहा है कि कंट्रीज लाइक चाइना, हांगकांग, सिंगापुर में कोरोना के बहुत केसेस बढ़ गए हैं और अब तो हमारा नेशनल मीडिया, हमारा इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइजरी भी आ गई है कि हमें कोरोना से सतर्क रहना है। इसीलिए आज ये पॉडकास्ट खास इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है कि हालांकि हमने कुछ चंद साल पहले ही कोरोना का पूरा प्रकोप देखा, हमसे बहुत लोग बिछड़ गए, बहुत फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ और बहुत ज़्यादा लोग बचे भी रह गए, बट आज फिर हो सकता है कि हम वहीं पे आके दोबारा से खड़े हो गए हैं जहां हम कुछ चंद साल पहले थे। फ्रेंड्स, आप हमारे इस टॉक जोन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आपके लिए कोई ना कोई नई जानकारी लेके आते रहे हैं और आते रहेंगे। हमारी जो भी एपिसोड है, अगर आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो आपको साथ में ही उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप कुछ मिस नहीं करेंगे। जब आप हमारे एपिसोड्स को लाइक करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रेरणा होती है कि हम ऐसा कंटेंट आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। और ये कंटेंट को अगर आप शेयर करते हैं अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, एक्वेंटेंसेस के साथ, तो उनको भी हमारी इस सोशल कॉज के साथ जुड़ने का मौका मिल जाता है। बिकॉज़ इस सोशल कॉज का हमारा एक ही मकसद है कि हम बेस्ट एजुकेटेड, क्वालिफाइड लोगों से आपको जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वही लेके दें और कोई भी गलत भ्रांति, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक ना पहुंचे और अगर पहुंची है तो वो भी करेक्ट हो जाए। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ इस एपिसोड में अंत तक बने रहें बिकॉज़ अंत में जाकर हम ये सारे एपिसोड के जो हाइलाइट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उसको एक बार फिर दोहराएंगे ताकि आप आने वाले कोरोना वेव में कुछ मिस ना कर जाएं और किसी तरह की आपको हानि या किसी तरह की आपको आपकी लापरवाही से किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम ना आए। आप प्लीज़ हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। आज हम इस पॉडकास्ट में वी आर लकी टू हैव डॉक्टर अरुण लखनपाल जी विद अस। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते मैम। डॉक्टर साहब इज़ अ फिजिशियन एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं ये। डॉक्टर साहब ने एनसीआर दिल्ली में फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना में फर्स्ट मेडिकल स्पेशलिटी, फर्स्ट मेडिकल केयर हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया था। सेकेंड वेव में डॉक्टर साहब जालंधर आ गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी सेकेंड फैसिलिटी डॉक्टर श्रीमन हॉस्पिटल में इस्टेब्लिश की। एंड वी आर लकी कि अब डॉक्टर साहब होशियारपुर में, मुकेरिया में, आसपास हम सब के पास अवेलेबल हैं। होप सो डॉक्टर साहब कि हमें इन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत ना पड़े। डॉक्टर साहब का बहुत वाइड एक्सपीरियंस है इन चेस्ट एंड ट्यूबरक्लोसिस। हिज स्पेशलिटी इज़ दैट इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया फ्रॉम यूके। ही वाज वर्किंग इन लिवरपूल, फैकल्टी फॉर चेस्ट एंड ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद में ये दिल्ली आए, एक लॉन्ग टेन्योर दिल्ली में रहा इनका, फिर जालंधर, अब होशियारपुर में है। ये विजिटिंग स्पेशलिस्ट हैं मॉडर्न हॉस्पिटल में भी और ये अपना प्राइवेटली भी यहाँ पे सेटअप करने जा रहे हैं। सो आज हम उस पड़ाव पे खड़े हैं जहाँ पे वी कैन गो एनीवेयर। आइदर दिस कोरोना वेव बहुत ज़्यादा संक्रमण करेगा, बहुत ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट करेगा, या हो सकता है कि हम पहले ही सतर्क हो जाएंगे एंड वी विल डिफीट कोरोना एट द वेरी आउटसेट।
we are not going to face any kind of a problem, hopefully. So डॉक्टर साहब is here with us in the studio, और डॉक्टर साहब मैं आपसे डेफिनेटली ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो वेरिएंट आया है कोरोना का, ये कितना ज़्यादा विरुलेंट है, हाउ बैड इज़ इट? सबसे पहले नमस्ते मैम, और थैंक यू आपने मुझे बुलाया। ये बिल्कुल सही टाइम है इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि इंडिया के आसपास के जो देश हैं उनमें भी केसेस बढ़ रहे हैं और नेशनल मीडिया में भी जो है इस बारे में ख़बरें आ रही हैं फ़िलहाल बड़े शहरों से, और भगवान ना करे कि अगर ये आगे फैलता है तो देर सवेर होशियारपुर में भी या इसके आसपास के पंजाब के एरियाज़ में भी केसेस आ सकते हैं। तो आई थिंक ये बिल्कुल राइट टाइम है इस पॉडकास्ट का, डराने के लिए नहीं पर अपने आप को प्रिपेयर्ड रखने के लिए, क्योंकि वायरस जो है वो भी एक भगवान का जीव है जैसे कि हम हैं। हम लड़ते हैं जीवित रहने के लिए और वायरस भी म्यूटेट करता है अपने आप को जीवित रखने के लिए। और ये कोई नई बात नहीं है, चाहे वो फ्लू हो, कई 100 साल पहले स्पेनिश इन्फ्लुएंजा से लेके कभी बर्ड फ्लू बनता है, कभी स्वाइन फ्लू बनता है, और सिमिलरली जो कोविड भी है वो फर्स्ट वेव में आया, फिर उसके बाद अपना डेल्टा वेरिएंट ने काफ़ी तबाही मचाई, और फिर ओमिक्रॉन हाल फिलहाल से ही नहीं, इन सब देशों में पिछले कई सालों से चल ही रहा है। तो कोरोना कभी गया नहीं, वो हमेशा हमारे सोसाइटी में रहा है, कभी थोड़ा ज़ुकाम, कभी थोड़ा गला ख़राब करके, पर क्योंकि हम स्वस्थ रहे तो हमने इम्यूनिटी डेवलप की और धीरे धीरे हम इसको भूल भी गए। पर अब ये जो वेरिएंट आया है ये ओमिक्रॉन का ही एक वैरायटी है। तो इस वायरस पे प्रोटीन होते हैं, स्पाइक प्रोटीन, जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारी इम्यूनिटी उसे ख़त्म कर देती है। पर वायरस म्यूटेट करता है, और अब ये जो JN1 वेरिएंट बना है ओमिक्रॉन का ही, वो हमारी इम्यूनिटीज़ को पार कर चुका है। उसमें एक स्पेशल क्वालिटी आ गई है उस इम्यूनिटी को लांघने की। अच्छा। तो खतरे की बात सिर्फ इतनी है कि वो कामयाब रहा है हमारी इम्यूनिटी को ब्रीच करने में, उसे लांघने में, और इस वजह से इस वेरिएंट के केसेस अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसमें डरने की तो बात नहीं है, बट हमने पिछले 3 वेव्स के एक्सपीरियंस से ये सीखा भी है कि ये अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ये कुछ केसेस करके हमारी सोसाइटी से जा भी सकता है, हो सकता है हमारी इम्यूनिटी जो है उसे नष्ट कर दे, पर केसेस बढ़ भी सकते हैं, ख़ासकर जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, जो कमज़ोर हैं शारीरिक तौर पे, जिन्हें बीमारियां हैं। और आई थिंक इस पॉडकास्ट का और जो बाकी नेशनल न्यूज़ में अभी जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं उनका पर्पस ही ये है, पैनिक कराना नहीं, बट याद दिलाना कि कैसे हमने पुरानी जो वेव्स हैं हमने कैसे उनसे हम कैसे लड़े हैं और जीते भी हैं। आपका पॉडकास्ट जितने भी लोग फ़िलहाल सुन रहे हैं, हम सब वो हैं जो सारी वेव से जीत के यहाँ तक पहुँचे हैं। जी, विरुलेंट है इस सेंस में कि ये हमारी इम्यूनिटी को ब्रीच कर पा रहा है, जो कि अनयूजुअल है। अभी पिछले कुछ महीनों में जैसे कि इस वायरस का बिहेवियर रहा है, पर कितना ख़तरनाक है ये अभी हम नहीं कह सकते। अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं, हमारे जो मित्र हैं दिल्ली NCR के, जो बाकी हमारा जो ग्रुप में केसेस हैं, ये सारे माइल्ड हैं अभी। जी, तो अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, पर इन्फॉर्म्ड रहने की इस पॉडकास्ट न्यूज़ से और सतर्क रहने की ज़रूरत है। सो डॉक्टर साहब, इस बार भी हमारा कोरोना प्रोटोकॉल जो है वो पिछली बार की तरह ही रहेगा? कोरोना प्रोटोकॉल कभी बदलना नहीं चाहिए। तो हाँ जी, ट्रीटमेंट कम ज़्यादा हो सकती है हमारे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, पर जो प्रोटोकॉल है वो ना सिर्फ कोरोना, TB, फ्लू, हर एक के लिए, हर बीमारी के लिए ये है कि जब कभी एक वेव आती है या पैंडेमिक या एपिडेमिक शुरू होता है, जब केसेस किसी भी बीमारी के तेज़ी से बढ़ते हैं, तो एयरबॉर्न डिजीज़ जो कि ये है, उसमें हमें ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग, तो हम भीड़ भड़क्के वाले एरिया में न जाएं। वो वाला प्रोटोकॉल जो है सोशल डिस्टेंसिंग का रहे, हैंड हाइजीन, हाथ धोना है ना, खांसते के वक्त रुमाल, यहाँ वहाँ नहीं थूकना है, और आइसोलेशन। अगर हमें शक है कि हमें वायरल इन्फेक्शन है, चाहे कोरोना है या नहीं है वो तो बाद में पता चलेगा, पर हमें अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। ख़ासकर अगर हमारे घर में
बुज़ुर्ग हैं या कोई ऐसे पेशेंट्स हैं गठिए को लेके या किडनी ट्रांसप्लांट को लेके वो इम्यूनिटी दबाने वाली दवाइयों पे है, या शुगर के पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट हैं मैम। यस, आपका आंसर ये है कि यस, प्रोटोकॉल वही रहेगा। हम भूल चुके हैं बट हमें पता है और उसको दोबारा से अमल में लाना है। और मास्क वगैरह भी, और मास्क, यस ऑफ कोर्स, अगर कहीं जाना ही पड़ जाता है बाय चांस किसी बड़ी क्राउडेड प्लेस में फॉर सम वर्क, तो फिर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। जी। और अगर आप बीमार हैं तो ट्रैवल ना करें। हाँ जी। और अपने आप को आइसोलेट करें। कोशिश करें कि अपने आप को जितना सुरक्षित रख सकें एंड अलग रख सकें, उतना ही अच्छा है। अब जब कोरोना आ ही गया है, एक बार फिर से आ गया है, तो इसमें ये कोरोना जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? मतलब पिछली बार तो वो टेस्ट ले लेते थे थ्रोट से, नेज़ोफेरेंजियल टेस्ट होता था और पता चल जाता था। पर अब अगर किसी को ये सिम्टम्स लगते हैं कुछ भी, जैसे आपने अभी सिम्टम्स बताए कि फीवर है या गला ख़राब के सिम्टम हैं, रन डाउन फील करते हैं, तो उसमें वो किस वक्त जाएं और आप डॉक्टर के पास कब जाएं और किस तरह के टेस्ट होंगे? राइट। तो इसके लक्षण जैसे कि कहा बिल्कुल किसी भी वायरल इन्फेक्शन की तरह हैं, और कोरोना के जो कुछ खास अलग सिम्टम थे, लूज मोशंस या स्मेल और टेस्ट का सेंसेशन का जाना, तो ये सारे सिम्टम्स इस वेव में भी आ सकते हैं। तो बुखार का होना, बदन दर्द, सर दर्द का होना, खांसी, जुकाम, गला ख़राब होना, प्लस लूज मोशंस का लगना या स्मेल और टेस्ट की शक्ति का चला जाना, ये सारे लक्षण इसमें आ रहे हैं और आ भी सकते हैं, क्योंकि वायरस तो सेम है, थोड़ा सा म्यूटेट किया है बट है तो वही। तो ये जब भी लक्षण हैं तो आइसोलेशन के अलावा अपने आप जो है टेस्ट के चक्रों में ना पड़ें या सेल्फ मेडिकेट ना करें, अपने डॉक्टर से मिलें। अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप यंग हैं, अगर आपको लक्षण कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप नॉर्मल वायरस की तरह इसे ट्रीट करिए। पर अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, आप को हार्ट की बीमारी है, या घर में ऐसे लोग हैं जो बुज़ुर्ग हैं, जिन्हें हार्ट की दिक्कत है या जिनकी इम्यूनिटी कम है, उस हालत में आप अपने आप को आइसोलेट करके डॉक्टर से मिलें। कभी भी पैनिक करके खुद इधर उधर के टेस्ट ना कराएं। ना आइडिया रहेगा हमारे दर्शकों को कि उन्हें इंटरप्रेट कैसे करना है, और वो फिर पैनिक करके गैर ज़रूरी दवाइयाँ और इलाज भी ले सकते हैं। तो यही है कि अब वेव आ रही है, नहीं आ रही है, शायद आके चली जाए, बट अपने आसपास के मीडिया के थ्रू और डॉक्टर्स जो हैं उन्हें पता रहता है कि किस तरह के केसेस, क्योंकि हमारा काम है, हम कॉन्स्टेंटली टच में रहते हैं देश के बाकी हिस्सों के डॉक्टर्स के साथ भी। तो अगर होशियारपुर या आसपास के एरियाज़ में केसेस आते हैं तो जाहिर है हमें और हमारे जो साथीगण हैं उन्हें पता रहेगा। तो जब भी ऐसे लक्षण हैं और न्यूज़ के माध्यम से आपको पता चलता है कि केसेस आसपास के एरियाज़ में हैं, तो यस, डॉक्टर से मिलें और टेस्ट वही रहेगा पहले की तरह। ये देखेगा कि कोरोना है कि नहीं, उसका सब वेरिएंट कौन सा है, वो तो खैर स्पेशल टेस्ट होते हैं, वो जो सिविल हॉस्पिटल और हमारी जो लोकल हेल्थ अथॉरिटी है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। जी। और सब सुनने में आ रहा है कि ये जो वेरिएंट है जो बाकी कंट्रीज़ में आया है, ये काफ़ी ज़्यादा फेटल है, जानलेवा है। पहले की वेव से ज़्यादा जानलेवा है, ऐसी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। हिंदुस्तान में भी जो एक तो डेथ रिपोर्ट हुई हैं, वो हुई हैं कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से। तो जो पहले की वेव्स भी थी, हाँ, उसमें कुछ यंग हेल्दी पेशेंट्स हैं, उनकी भी जान गई। उसमें कई कारण हो सकते थे, है ना। कुछ लोग जिन्हें स्टेरॉइड्स अर्ली लिए, कुछ की इम्यूनिटी अलग तरीके से कमज़ोर थी जो शायद नहीं पता था, कुछ वायरस फैक्टर्स थे, कुछ ज़्यादा इन्फेक्शन थी। बट मेजॉरिटी जो केसेस थे उनमें एक कोमॉर्बिडिटी यानी कोई और बड़ी बीमारी भी थी जिनकी वजह से उनका शरीर कमज़ोर था और कोरोना की बीमारी को वो झेल नहीं पाया। तो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है, जो महाराष्ट्र या उस रीजन की थोड़ी डेथ्स हुई हैं, वो कोमॉर्बिडिटी वाले केस थे, और यही बिहेवियर इस वायरस का शुरू से ही रहा है। और माइंड यू कि ये हर बीमारी का नेचर ऐसा ही है कि आपकी अपनी इम्यूनिटी कैसी है, आपका
अपना जो शरीर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है अंदरूनी तौर पे। ये सिर्फ कोरोना ही नहीं, फ्लू हर साल आता है जिसकी बात हम कभी करें चाहे ना करें, पर फ्लू की वजह से भी डेथ्स होती हैं ना। अच्छा। और ठंडे मुल्कों में, मैं यूके में था, वहाँ हर साल कई डेथ्स होती हैं सिंपल फ्लू की वजह से। तो ये हर बीमारी का एक प्रभाव होता है और कमज़ोर शरीर नहीं लड़ पाता है जी। पर एहतियात रखनी है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ये कैसा बिहेव करेगा, कहीं सेकंड वेव की बुरी जो यादें हैं ये वैसा ना हो, बट ये हम कह नहीं सकते। तो इसीलिए जो सीखा है हमने अभी तक की 3 वेव से, बस उसको अमल में लाना है। एक श्रोताओं के लेवल पे, दर्शकों के लेवल पे जो हमने बात की, सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिकॉशंस, मेडिकली हमें जो प्रिपेयर्ड रहना है वो अब प्रिपरेशंस देख के लगता है कि प्रशासन की तरफ से भी कि शुरू हो चुकी है जी। डॉक्टर साहब, बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब कोई बीमारी आने वाली हो या लगता है कि बीमारी आ ही रही है, एक आम व्यक्ति को अपनी इम्यूनिटी का कैसे ख्याल रखना चाहिए? राइट, सो अगेन इम्यूनिटी को बढ़ाना फ्रूट खाने की तरह, ये कोई एक एपिसोड नहीं है कि जब कोई वेव आए हमें तभी ध्यान करना है। जैसे कि लोग सिर्फ बीमारी में ही पूछते हैं कि फ्रूट कौन कौन सा खा सकते हैं। इम्यूनिटी, फ्रूट्स खाना, न्यूट्रिशन, ये एक ऑनगोइंग प्रॉब्लम है। पर चलिए इन वेव्स या किसी बीमारी के बहाने ही सही हमारा ध्यान इम्यूनिटी की तरफ जाता है। तो इम्यूनिटी ही है जो वायरसेस की तरफ से लड़ती है। अभी भी कोरोना का कोई भी इतनी वेव्स के बाद, इतनी डेथ्स के बाद, इतनी रिसर्च के बाद, और 5 साल हो गए जो पहली वेव आई थी, कोई इसका तोड़, कोई पक्का इलाज नहीं है। अभी भी सिम्टम मैनेजमेंट है, पैक्सलोविड और रेमडेसिविर, ये सब चीज़ें जो हैं ये सिविरिटी ऑफ इन्फेक्शन को कम करने के लिए है। अभी भी हमारी इम्यूनिटी जो है वो एक हमारा प्राइमरी वेपन है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो कुछ जो बैड हैबिट्स हैं उनकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। सिगरेट है, शराब है। सेकेंडली, न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फास्ट फूड्स हैं, सभी जानते हैं कि नहीं खाने चाहिए, बट क्या करें, स्वाद बहुत होते हैं। बट खासकर इस माहौल में जो है हमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होम कुक्ड फूड्स की तरफ ध्यान देना है। चाहे तो विटामिन सप्लीमेंट्स हैं, जैसे जो वेजिटेरियन हैं B12 लें, हम सब जो हैं विटामिन D भी लें। इंडियन डाइट बाय नेचर प्रोटीन डेफिशिएंट होती है। हम कार्बोहाइड्रेट्स, पराठे, पूरियाँ सवेरे नाश्ते में और सब्जियों में आलू ज़्यादा लेते हैं। सो हम जो भारतीय हैं हम प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, जो कि कई बीमारियों का कारण है। बट फ़िलहाल प्रोटीन ज़्यादा है। प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्सेज में डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, जिन्हें थायराइड वगैरह ज़्यादा नहीं है वो सोया प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। दालें हैं, जो नॉन वेज खा सकते हैं वो अंडे लें। सो अपना ग्रेड 1 सबसे टॉप क्लास का प्रोटीन माना जाता है, रेफरेंस प्रोटीन। वेजिटेरियंस भी अपने प्रोटीन इंटेक को सप्लीमेंट करने के लिए जिम वाले नहीं पर मेडिकल प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। तो फ्रूट जूसेस, फ्रूट्स, इन सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी के लिए और ख़ासकर बीमारी के दौरान हाई प्रोटीन डाइट ज़रूरी है। विटामिन सप्लीमेंट्स जो हम, यस, विटामिन सी है, मल्टीविटामिन्स हैं, वो लेने हैं। बुरी आदतों को छोड़ देना है। रेगुलर एक्सरसाइज कभी ना छोड़ें, वो आप घर में ज़रूर करते रहें। ये जनरल जो एडवाइस है, यस, जस्ट जनरल वेलनेस है। प्लस अगर आपको कोई क्रोनिक इलनेस है, मेक श्योर कि वो कंट्रोल में रहे। पेशेंट्स आते हैं शुगर के साथ, थोड़ा ठीक होती है, दे लेट द गार्ड डाउन, थोड़ा भूल जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ बीमारी लगती है, तब पता चलता है कि शुगर 350 है। अच्छा। आज ही क्लिनिक की बात है, एक पेशेंट 4 महीने बाद देखे बिल्कुल कंट्रोल्ड थे, और आज फिर ध्यान आता है कि नहीं, मैं तो फलां गर्मी में ड्रिंक पी रहे हैं, शुगरी ड्रिंक पी रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर, कॉन्शियस एफर्ट करके, शुगर चेक करके उसे कंट्रोल में रखना है।
जिनको जो भी प्रॉब्लम है, जो वेदर भी, शुगर और थायराइड और हार्ट की व्हाटएवर, मेडिकेशन हार्ट की मेडिकेशन है, वो सबका सब खास जो ख्याल। आपकी जो क्रोनिक इलनेस है, अस्थमा है, सीओपीडी है, अगर आप को ज़रा से भी सिम्टम्स हैं, आपने अभी अपना इन्हेलर या एलर्जी की दवाइयाँ छोड़ दी हुई हैं जो डॉक्टर ने लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए दी थी, तो उनसे मिल के उसे दोबारा शुरू करें और बस तैयार रहें कि भगवान ना करे अगर इन्फेक्शन लगे तो आपका जो शरीर है वो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में हो उससे लड़ने के लिए, कि लड़ाई करनी है और वो योद्धा स्ट्रांग होना चाहिए। Absolutely. दैट इज योर बॉडी, देयर इज़ नो मेडिसिन फॉर इट। देयर इज नो मेडिसिन। डॉक्टर साहब, वैक्सीन के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा रही, जिन्होंने पिछली बार लगवा लिए थे उसके बारे में भी बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, और विद द कमिंग ऑफ द न्यू वेव क्या हमें दोबारा से लगवानी है वैक्सीन? राइट, सो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो वायरस है इसका वेव, सो कॉल्ड वेव, अभी वेव केसेस 350-400 ही हैं, वेव तो नहीं कहेंगे, बट अगेन हम ये भी नहीं कह सकते कि ये हज़ारों में नहीं तब्दील होंगे, प्रिकॉशन बचाएगी। बट यस, वैक्सीन के बारे में अभी बूस्टर की गाइडलाइन सरकार की तरफ से नहीं आई है। सेकेंडली, जो पुरानी वैक्सीन है वो इस पे काम करेगी भी कि नहीं, वी डोंट नो। बट जो वैक्सीन्स का और इन्फेक्शंस का नेचर है किसी भी बीमारी को लेके, आप ट्यूबरकुलोसिस को ही ले लें, ठीक है ना, जिन्होंने हमारे नेशनल प्रोग्राम कई दशकों से चल रहा है, हम सबको टीबी की वैक्सीन लगी हुई है, बट टीबी होता है मरीजों को जिन्हें वैक्सीन लगी भी होती है, बट एट द सेम टाइम चाहे जिन्हें टीबी की वैक्सीन लगी हो और उन्हें टीबी होता है, पर हमें ये भी पता है और ये प्रूवन है कि जिन्हें वैक्सीन लगी हो और टीबी होता है उनमें सीरियस टीबी नहीं होता। टीबी से मौत उनमें ना के बराबर रहती हैं, दिमाग का टीबी, फैला हुआ टीबी नहीं होता। तो वैक्सीन चाहे बीमारी को रोके ना, बट उसकी जो सिवियरिटी है जो उसको ज़रूर कंट्रोल करता है। और वायरस म्यूटेट हुआ है, पूरी तरह से बदला नहीं है, तो एक एंटीबॉडी जो है उसकी क्रॉस प्रोटेक्शन जो है वो रहती है। तो जिनको वैक्सीन लग चुकी है, नहीं सोचना है उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, जो भी आप न्यूज़ में सुने, दिस इज़ लाइकली टू प्रिवेंट, और सिवेरिटी जो है उसको मेरा मानना है कि डेफिनेटली कम करें। पर बूस्टर जो है उसके बारे में अभी हमें सरकार के निर्देश की वेट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पुरानी वैक्सीन नए वेरिएंट पे काम करेगी कि नहीं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अभी भी हमारा जो हथियार है वो यही रहेगा, जो प्रिकॉशंस हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेके और अपना न्यूट्रिशन। जी, स्पेशल क्वेश्चन मैंने पूछना है बच्चों के बारे में कि बच्चों में ये कैसे बिहेव करता है? राइट, अगेन ये वायरस सेम है जो पहले था। रेड बेबी सिंड्रोम था कि जिन बच्चों में जो बच्चे लाल हो जाया करते थे, खासकर वेस्ट में। मैंने हज़ारों कोरोना पेशेंट्स का इलाज किया है, बट बच्चे जो है वो सीरियस नहीं हुए, उनके लंग्स में नहीं गया। आपने भी सुना होगा कि कई हॉस्पिटल्स जो भरे हुए थे वहाँ बच्चों को अफेक्ट नहीं हुआ, बच्चों की मोर्टालिटी जो है डायरेक्ट कोरोना वायरस से नहीं हुई। तो कोई वजह नहीं है ये मानने की कि इस वायरस से भी बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव। हम बच्चे घर में होते हैं, हमसे लगाव होता है, प्यार होता है, कोई भी बीमारी आती है सबसे पहले हमें उनका फिक्र होता है। बुज़ुर्ग ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। बच्चे जो हैं उन्होंने पिछली सारी वेव्स में वायरस जो है उनकी वजह से स्प्रेड ज़रूर हुआ, स्कूल से जाके ले आया और घर में सबको लगा, बट अपने माँ बाप के साथ हॉस्पिटल में ज़रूर रहे, बट उन्हें कोई लक्षण नहीं आया। तो ये वायरस जो है इसका मोड ऑफ एंट्री जो लंग्स यानी फेफड़े के थ्रू है। माना जाता है कि 12 साल से नीचे बच्चे जो हैं उनके लंग्स में अभी वो रिसेप्टर डेवलप नहीं हुआ होता जिससे कि वो लंग्स में या शरीर में एंट्री ले पाए। लूज मोशन यस, रेड बेबी सिंड्रोम यस, बट अभी सीरियस इन्फेक्शन कोविड के वजह से पहली वेव में तो नहीं देखी गई थी, और सेम ही मोस्ट लाइकली इस वेव में भी वो इफेक्ट नहीं होंगे। हम यही उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, बट अगेन वो फैलाते ज़रूर हैं, प्रिकॉशन उन्हें भी लेनी पड़ेगी। टेक अवे इस प्रोग्राम का हमें यही समझ में आ रहा है कि सबसे पहले तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है हमें अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए, डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए, टेस्ट करवा लेने चाहिए, एंड ऑफ कोर्स अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखना चाहिए, बिल्डअप करके रखना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग शुड बी अ प्रायोरिटी, और अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो मास्क वगैरह पहन के थोड़ा केयरफुली आप क्राउड में या क्राउडेड प्लेसेस में जाएं।
Right. So that is the basic takeaway I can take. Yes. Anything else, Dr. Saab, which I might have missed और आप बताना चाहें अपने viewers को? नहीं, it is just कि ये जो messages हैं ये रिपीट करते रहने कि ये वायरस वही है जिसको हम खूब जानते हैं पिछले 5 साल से, और हमारी इम्यूनिटी ही और हमारा जो बिहेवियर हमने सीखा था और भूल गए हैं वो ही हमें दोबारा याद करना है। पैनिक नहीं करना। आने वाले कुछ दिनों में मीडिया में, नेशनल मीडिया में खासकर इसके बारे में बहुत शोर होगा, ठीक, और उसका कारण आपको डराना नहीं, आना कि आप डरेंगे, पैनिक करेंगे हमारे श्रोता, बट उसका मकसद ये नहीं है। उसका मकसद है कि आपको फिर से अवेयर कराना कि जो आप भूल चुके हैं, जो आपने प्रैक्टिस किया शुरू के 2020 से लेके 2 साल 2.5 साल तक, यही प्रिकॉशंस आपने दोबारा लेनी है। और कोई भी वहम वैक्सीन्स को लेकर है और कोई भी जो फेक न्यूज़ भी बाद में चलती हैं किसी भी एपिसोड के बाद, उन सबको भी विराम लगेगा अगर केसेस बढ़ते हैं, भगवान ना करे, कि नहीं ये रियल है, रियल था, और ये कईयों ने ट्रॉमा झेला भी है, और उनसे सीख लेनी बहुत ज़रूरी है। और इलाज अभी भी नहीं है, पर ये उतना भी सीरियस नहीं है। ये कोरोना हमारे बीच में रहा है, कभी गया नहीं, कभी गया नहीं। तो वायरस सेम है। तो गाइडलाइंस में जो है सोशल डिस्टेंसिंग, क्राउडेड प्लेसेस में मास्क का पहनना, सिम्टम्स आने पे अपने आप को आइसोलेट करना, और अगर घर में वल्नरेबल ग्रुप्स हैं या अगर आपके लक्षण ठीक नहीं हो रहे, या आप अपने आप को ज़्यादा बीमार महसूस कर रहे हैं, या आपकी ऑक्सीजन या ब्लड प्रेशर आपको लगता है कि गिर रहा है, आप अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो डॉक्टर से मिलें। इसमें अगेन इम्यूनिटी का रोल है। हमने बात की कि हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, इसमें प्रोटीन पाउडर यूज़ कर सकते हैं, अंडों का प्रयोग कर सकते हैं अगर आप नॉन वेज खाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, प्रोसेस्ड या बाहर का खाना जो है उसको अवॉइड करना है। इसमें अपनी क्रॉनिक इलनेसेस को, स्पेशली डायबिटीज़ को जो है कंट्रोल करना है डॉक्टर की मदद से और परहेज़ से। अगर आप व्यायाम करते हैं तो उसे कंटिन्यू करें, नहीं करते हैं तो लाइट एक्सरसाइज शुरू करें, क्योंकि जो एक्सरसाइज है वो भी सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जनरल फिटनेस को जो है इम्प्रूव करती है। स्लीप रेस्टोरेटिव एक्टिविटी है, जब आप सोते हैं बॉडी रिपेयर करती है, आपकी इम्यूनिटी रीबाउंड करती है। तो अक्सर लोग जो हैं काम ख़त्म करके घर पे आके काफ़ी समय जो है व्यतीत करते हैं सोशल मीडिया पर, टीवी वगैरह पे, या लेट नाइट तक पार्टी करना है। आई थिंक जब तक ये वेव का क्लियर नहीं होता है, एडिक्वेट रेस्ट, एडिक्वेट स्लीप, एडिक्वेट हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन विद और विदाउट यूज़ ऑफ मल्टीविटामिन्स है, पर स्पेशली जो हमारी कुछ बुरी आदतें हैं जो इम्यूनिटी को घटाती हैं, जो हमें पता है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, उसको कंट्रोल करना है। सोशल मीडिया से जानकारी लेनी ज़रूर है, बट पैनिक नहीं करना है। और अगर सरकारी गाइडलाइंस आती हैं फर्दर वैक्सीनेशन या बूस्टर डोजेस के लिए, तो जो हम सुनते आए हैं उन मिथ्स को थोड़ा इग्नोर करके अपने आप को वैक्सीनेट कराना, अगर सरकार की गाइडलाइंस आती हैं तो। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।